नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं निमित सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 12 के स्टूडेंट्स के डिमांड को देखते हुए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान के टॉप 20 एग्जाम रिलेटेड एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, जो ऑलरेडी जैक के तरफ से बहुत बार पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में आने की संभावना भी ज्यादा है। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिए और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर पहली बार आए हैं वे जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दोनों का फुल एक्सप्लेनेशंस के साथ आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का ना ही 11th में मॉडल सेट आया था और ना ही 12th में आया, ठीक है। इसलिए आज से अभी से तुरंत मेरे साथ पॉलिटिकल साइंस का तैयारी शुरू कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। शीत युद्ध कब शुरू हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। व्हेन वाज द कोल्ड वॉर स्टार्टेड, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 1945। कब दोस्तों? 1945 में, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, सेकंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध 1939 यानी 1939 से 1945 यानी 1945 तक चला था और जस्ट इसके समाप्ति के बाद 1945 में ही कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध शुरू हो गया था, ठीक है। याद रखिएगा, सेकंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था दोस्तों कब तक चला था? 1939 से लेकर 1945 तक, 1939 से लेकर 1945 तक क्या चला था दोस्तों? सेकंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध। और जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ दोस्तों 1945 में ही क्या स्टार्ट हो गया? शीत युद्ध, ठीक है। कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो चलिए आप लोग कमेंट में बताइए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, ठीक है। आप लोग कमेंट में जरूर इसका आंसर बताइए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला था, यानी प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, ठीक है। चलिए इसका आंसर लोग फटाफट कमेंट में बताइए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया देख सकते हैं। शीत युद्ध का अंत कब हुआ? यह भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका आपके जैक में, ठीक है। When did the Cold War end? ठीक है, तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 1991 में, ठीक है। शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर 1945 में शुरू हुई थी और 1991 में इसका अंत भी हो गया, ठीक है। यानी शीत युद्ध का दौर दोस्तों याद रखिएगा, शीत युद्ध कब स्टार्ट हुआ था? 1945 में। इसका एंड कब हुआ दोस्तों? 1991 में, ठीक है। दोस्तों शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर यानी कोल्ड मींस होता है दोस्तों ठंडा, ठीक है। यानी इस युद्ध में किसी भी टाइप का रक्तपात, ठीक है, दिखाई नहीं देता है, किसी भी टाइप का वार दिखाई नहीं देता है, ठीक है। बस देशों के बीच तनाव और संघर्ष जारी रहता है, कंपटीशन जारी रहता है, लेकिन यह तनाव और संघर्ष कभी भी युद्ध का रूप नहीं लेता है, ठीक है। इसे ही शीत युद्ध का नाम दिया गया। याद रखिएगा, शीत युद्ध में किसी भी टाइप का युद्ध नहीं होता है, बस तनाव और संघर्ष जारी रहता है, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है? बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई, ठीक है। व्हेन वाज द बर्लिन वॉल बिल्ट, ठीक है। यानी ये जो बर्लिन वॉल है यानी बर्लिन की दीवार है, कब खड़ी की गई थी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों 1961। कब दोस्तों? 1961 में, ठीक है। चलिए थोड़ा बर्लिन की दीवार के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। शीत युद्ध के सबसे सरगर्म दौर में बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी और यह दीवार शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक था। याद रखिएगा, ठीक है। 1961 में, ठीक है, जब शीत युद्ध का दौर सबसे सरगर्म दौर चल रहा था तब यह दीवार खड़ी की गई थी और यह शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक है। याद रखिएगा, कोल्ड वॉर का ग्रेटेस्ट सिंबल था ये, ठीक है। द बर्लिन वॉल सिंबलाइज्ड द डिवीजन बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड द कम्युनिस्ट वर्ल्ड। याद रखिएगा, बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक था। याद रखिएगा, ठीक है। और यह दीवार लगभग 150 किलोमीटर, याद रखिएगा कितना दोस्तों? 150 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं क्या पूछा गया दोस्तों। बर्लिन की दीवार किस वर्ष गिराई गई? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? एक पूछा गया था बर्लिन की दीवार किस वर्ष खड़ी की गई, और एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि बर्लिन की दीवार किस वर्ष गिराई गई, इन विच ईयर वाज द बर्लिन वॉल डेमोलिश्ड, ठीक है। ये आपसे पूछा गया, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों 1989 को बर्लिन का दीवार गिराया गया, ठीक है। यह दीवार 1961 में खड़ी की गई थी। याद रखिएगा, जो 150 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी थी और यह दीवार 28 ईयर्स यानी 28 सालों तक खड़ी रही और लास्ट में आम जनता ने इसे 9 नवंबर 1989 को तोड़कर गिरा दिया। याद रखिएगा, डेट सही याद रखिएगा दोस्तों, 9 नवंबर, ठीक है। यानी 9 नवंबर 1989, ठीक है। 9 नवंबर याद रखिएगा, 9 नवंबर, ठीक है, 1989 को आम जनता ने इसे तोड़कर गिरा दिया। याद रखिएगा, ठीक है। कब खड़ी की गई थी दोस्तों? 1961 में। और गिराई कब गई दोस्तों?
9 नवंबर 1989 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ठीक है, देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है दोस्तों। 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की थी? क्या है क्वेश्चन? 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की थी? हु एस्टैब्लिश्ड अ सोशलिस्ट स्टेट इन रशिया इन 1917? ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, लेनिन। किसने दोस्तों? लेनिन ने। ठीक है, लेनिन दोस्तों बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, याद रखिएगा। ही वाज द फाउंडर ऑफ बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, एंड द लीडर ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917, यानी 1917 के रूसी क्रांति के नायक भी लेनिन थे। ठीक है, याद रखिएगा। और 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना का श्रेय भी इन्हें दिया जाता है। किन्हें दोस्तों? लेनिन को। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार जैक की तरफ से यह क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? हु वाज द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन? ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, मिखाइल गोर्बाचेव। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों, मिखाइल गोर्बाचेव इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मिखाइल गोर्बाचेव दोस्तों सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। इन्होंने अमेरिका के साथ हथियारों की होड़ यानी आर्म्स रेस पर रोक लगाई। ठीक है, ही स्टॉप द आर्म्स रेस विद द यूएस, ही एंडेड द कोल्ड वॉर। इन्होंने शीत युद्ध को समाप्त किया। ठीक है, और ब्लेम फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, और इन्हीं के ऊपर सोवियत संघ के विघटन का आरोप लगा। याद रखिएगा। ठीक है, इसको ब्लेम किया गया किस पर दोस्तों? सोवियत संघ के विघटन का इसके ऊपर क्या लगाया गया? आरोप लगाया गया। ठीक है, और इन्होंने आर्थिक और राजनीतिक सुधार, याद रखिएगा, इन्होंने आर्थिक और राजनीतिक सुधार यानी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म के लिए 2 नियम यानी 2 पॉलिसीज बताए थे। ये 2 नियम क्या थे आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, देश की आर्थिक सुधार के लिए, देश की राजनीतिक सुधार के लिए इन्होंने 2 पॉलिसीज लाए थे, 2 नियम बताए थे। वो 2 नियम क्या थे आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ठीक है, देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है? रूस के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा गया? रूस के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ रशिया? ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, बोरिस येल्त्सिन। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, बोरिस येल्त्सिन था, याद रखिएगा, फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। ठीक है, द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ रशिया यानी रूस के पहले चुने हुए राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन थे। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, जो बहुत ही बार जैक की तरफ से पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में छपने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, किस राज्य ने कुवैत पर अवैध कब्जा कर लिया था? विच स्टेट हैड इलीगली कैप्चर्ड कुवैत? ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, इराक। क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों? इराक। ठीक है, और याद रखिएगा यह घटना कब घटी दोस्तों? 1990 में, यानी 1990 के अगस्त में इराक ने कुवैत पर हमला किया और बड़ी तेजी से उस पर कब्जा जमा लिया। ठीक है, अगर क्वेश्चन आएगा ना कि कब दोस्तों, तो 1990 में यानी 1990 में, याद रखिएगा। ठीक है, 1990 के अगस्त में इराक ने कुवैत पर हमला किया, अटैक किया और बड़ी तेजी से उस पर क्या कर लिया दोस्तों? कब्जा कर लिया। ठीक है, कैप्चर कर लिया। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन 9, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करके इराक पर आक्रमण किया? ठीक है, विच कंट्री अटैक्ड इराक इन 2003 बाय साइड ट्रैकिंग द यूनाइटेड नेशंस? ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग याद कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा। ठीक है, ऑन 19 मार्च 2003, याद रखिएगा 19 मार्च, कब दोस्तों? 19 मार्च 2003 द यूएस लॉन्च इट्स इन्वेजन ऑफ इराक अंडर द कोड नेम ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। ठीक है, 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के कुट नाम से इराक पर सैन्य हमला किया था। कब किया था दोस्तों? याद रखिएगा 19 मार्च, डेट सहित याद कर लीजिएगा, 19 मार्च 2003 को। ठीक है, एक कोड नेम यानी एक कुट नाम से, नाम था दोस्तों ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, इस नाम से यहां पर अटैक किया था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या पूछा गया दोस्तों, 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद
कौन सा देश एक महाशक्ति के रूप में उभरा? विच कंट्री इमर्ज एज अ सुपर पावर आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन इन 1991? ठीक है, देखिए 1945 में शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ दोस्तों, याद रखिएगा शीत युद्ध कब शुरू हुआ था? कोल्ड वॉर 1945 में, और दो सुपर पावर सामने आया था, याद रखिएगा, एक सोवियत यूनियन और दूसरा दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, लेकिन बाद में 1991 में एक सुपर पावर का अंत हो जाता है, एक सुपर पावर खत्म हो जाता है, बस एक ही सुपर पावर बचता है, उसका नाम है दोस्तों यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। याद रखिएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, कोल्ड वार के समय यानी शीत युद्ध के समय दो सुपर पावर यानी दो महाशक्ति सामने उभर कर आया था दोस्तों, याद रखिएगा, एक का नाम था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और दूसरा का नाम था दोस्तों सोवियत यूनियन यानी सोवियत संघ। लेकिन 1991 में सोवियत संघ यानी सोवियत यूनियन का अंत हो जाता है दोस्तों, इस तरह शीत युद्ध यानी कोल्ड वार का भी अंत हो जाता है और बस एक सुपर पावर यानी एक महाशक्ति बचती है दोस्तों, जिसका नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ठीक है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है, खुले द्वार की नीति किसने अपनाई? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, जैक की तरफ से, खुले द्वार की नीति कब अपनाई? ठीक है, सॉरी किसने अपनाई? ठीक है, हु एडॉप्टेड द ओपन डोर पॉलिसी? ठीक है, खुले द्वार की नीति किसने अपनाई और कब अपनाई, इसका भी आंसर मैं दूंगा। ठीक है, तो याद रखिए ये क्वेश्चन जो पूछा गया किसने अपनाई यानी किस देश ने अपनाई खुले द्वार की नीति यानी ओपन डोर पॉलिसी, किस देश ने अपनाई थी दोस्तों? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, चीन यानी चाइना ने। ठीक है, चलिए बताते हैं कब अपनाया गया था। ठीक है, 1978, कब दोस्तों? 1978 में। ठीक है, 1978 के दिसंबर में किसने दोस्तों? देंग सियाओपिंग ने, ये नाम याद रखिएगा। ठीक है, देंग सियाओपिंग चाइनीज नाम है, ठीक है, तो इसी तरह मिलेगा। ठीक है, देंग सियाओपिंग ने ओपन डोर पॉलिसी यानी 1978 के दिसंबर महीना में देंग सियाओपिंग ने ओपन डोर पॉलिसी यानी खुले द्वार की नीति अपनाई और इसके बाद से चीन ने अद्भुत प्रगति की यानी पूरा प्रोग्रेस किया दोस्तों और अगले कुछ सालों में एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में सामने उभर कर आई। ठीक है, कब दोस्तों? 1978 के दिसंबर महीना में। ठीक है, देंग सियाओपिंग के द्वारा यह पॉलिसी अपनाया गया दोस्तों यानी ओपन डोर पॉलिसी अपनाया गया। इसके बाद चीन बहुत ही पावरफुल हो गया दोस्तों। ठीक है, उनका इकोनॉमिक स्थिति बहुत ही सुधर गया और बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में सामने उभर कर आया। ठीक है, याद रखिएगा, यानी अगर ये क्वेश्चन को तीन टाइप से पूछा जा सकता है, खुले द्वार की नीति किसने अपनाई दोस्तों? तो चीन ने अपनाई। कब अपनाई दोस्तों? 1978 में। ठीक है, और किन्होंने हेल्प किया दोस्तों? देंग सियाओपिंग ने। ठीक है, देंग सियाओपिंग के द्वारा यह नीति अपनाया गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्या है क्वेश्चन, देख सकते हैं आप लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस सेटअप? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों और बहुत बार क्वेश्चन ये क्वेश्चन जैक की तरफ से पूछा गया है। ठीक है, कब हुआ था और किसने किया था, दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस सेटअप? याद रखिएगा 1885 में। कब दोस्तों? 1885 में यानी 1885 में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डेट के साथ अगर याद रखना है तो दोस्तों याद रखिएगा इसकी स्थापना 28 दिसंबर, कब दोस्तों? 28 दिसंबर में। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को हुई थी और इस पार्टी के संस्थापक यानी फाउंडर ए.ओ. ह्यूम थे। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, तो याद रखिएगा ए.ओ. ह्यूम। याद रखिएगा ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्या पूछा गया दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 13 में देख सकते हैं आप लोग, स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। व्हेन वाज फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिपेंडेंट इंडिया? ठीक है, यानी स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, 1952 में, 1952 में देश का पहला आम चुनाव हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, नोट कीजिएगा दो बात। ठीक है, इससे रिलेटेड दो बात नोट कर लीजिएगा, पेन और कॉपी निकाल लीजिए, इस दो पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, इस पॉइंट से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट याद रखिएगा, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज सेटअप इन 1950। कब दोस्तों? 1950। ठीक है,
फिर से सुनिएगा, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज सेट अप इन 1950, यानी भारत में चुनाव आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। क्वेश्चन आता है कि भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा इलेक्शन कमीशन जो इंडिया में सेटअप हुआ था 1950 में हुआ था, भारत में चुनाव आयोग की स्थापना 1950 में यानी 1950 में हुई थी। ठीक है, दूसरा बात आप लोग नोट कीजिएगा दोस्तों, सुकुमार सेन। ठीक है, क्या नाम बोले दोस्तों, सुकुमार सेन। ठीक है, सुकुमार सेन बिकेम द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, याद रखिएगा। ठीक है, सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बने। क्वेश्चन आता है कि पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने थे, सुकुमार सेन। ठीक है, और 1952 में देश का पहला आम चुनाव होता है, याद रखिएगा। तो पहला चीज याद रखिएगा, कभी भी जब भी इलेक्शन होता है दोस्तों उससे पहले इलेक्शन कमीशन बनता है। ठीक है, तो ये इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग भारत में कब बना था, 1950 में। ठीक है, और देश में पहला आम चुनाव कब हुआ दोस्तों, 1952 में। ठीक है, और क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि बताइए फर्स्ट इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने थे, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने थे दोस्तों, तो सुकुमार सेन, ये नाम याद कर लीजिएगा। ये सारे पॉइंट से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक एक पॉइंट को नोट डाउन कीजिए, कॉपी पेन निकाल कर लिख लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 में देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है, 1952 से 1967 तक, ठीक है, भारत में किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व था, Which political party in India had dominance from 1952 to 1967? ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, कांग्रेस। क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों, कांग्रेस। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 1952 से 1967 तक कांग्रेस का डोमिनेंस यानी प्रभुत्व रहा। ठीक है, क्योंकि इस पार्टी में वे सारे नेता शामिल थे जो देश को फ्रीडम यानी स्वतंत्रता दिलाने में मुख्य भूमिका निभाई थी। ऊपर से यह पार्टी दोस्तों एक सुसंगठित पार्टी थी, एक पुरानी पार्टी थी और एकमात्र सटीक पार्टी थी, और जितने भी नेता दोस्तों याद रखिएगा खड़े हुए थे सभी ने स्वतंत्रता में भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी, और यही एक पार्टी था दोस्तों जिस पर जनता विश्वास किया था, और ये 1952 से 1967 तक लगातार जीतती रही। ठीक है, याद रखिएगा इसी का प्रभुत्व था, यही पार्टी एकदम एकल पार्टी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ठीक है, देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, जैक की तरफ से यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, हु गैव द स्लोगन ऑफ टोटल रेवोल्यूशन। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, इन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है, शॉर्ट में इन्हें जेपी नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा जेपी, जे फॉर जयप्रकाश, एन फॉर नारायण। ठीक है, जेपी जयप्रकाश नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि इन्होंने संपूर्ण क्रांति की शुरुआत की जिसे इंदिरा गांधी के समय जेपी आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इंदिरा गांधी को हराने में इनका बहुत अहम भूमिका था, इनका संपूर्ण क्रांति का नारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। ठीक है, इस आंदोलन को दोस्तों जेपी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद कर लीजिएगा। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था, और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, हु वाज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, बहुत बार पूछे गए दोस्तों ये क्वेश्चन, क्योंकि जितने बार प्रधानमंत्री बने थे इससे पहले वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से बने थे, लेकिन पहली बार भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने, यानी हु वाज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मोरारजी देसाई। कौन दोस्तों, मोरारजी देसाई वाज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के प्रथम गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते दोस्तों हम लोग। ठीक है ना, हम बात करते हैं 1977 की। ठीक है, 1977 में जो लोकसभा इलेक्शन हुई थी दोस्तों, उस इलेक्शन का जो रिजल्ट आया था दोस्तों बहुत ही आश्चर्य भरा रिजल्ट था, सभी लोगों को अचंभे में डाल देता है, क्योंकि पहली बार कांग्रेस को हार का सामना इस इलेक्शन में करना पड़ा। ठीक है, टोटल सीट था दोस्तों याद रखिएगा 542 सीट। ठीक है, याद रखिएगा ये 542 सीट में मात्र कांग्रेस को 154 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। याद रखिएगा 154 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, और कांग्रेस को पहली बार हार का मुंह देखना पड़ा था। ठीक है, और इस इलेक्शन में जनता पार्टी को 542 सीटों में 330 सीटें मिली थी। याद रखिएगा जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल को 542 सीटों में 330 सीटों का
इलेक्शन में दोस्तों जीत हासिल हुई थी और इस तरह से जनता पार्टी को बहुत बड़ा जीत हासिल होता है और इस तरह पहला नॉन कांग्रेस पार्टी यानी जनता पार्टी की सरकार 1977 में बनी और इस पार्टी से मोरारजी देसाई देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। याद रखिएगा ये इलेक्शन था 1977 का, ठीक है। और टोटल 542 सीटों में कांग्रेस को 154 सीट मिली थी और हार का मुंह देखना पड़ा था। वहीं जनता पार्टी को 330 सीटें मिली थी और इस पार्टी से याद रखिएगा मोरारजी देसाई पहले नॉन कांग्रेस पार्टी से याद रखिएगा प्रधानमंत्री बने, ठीक है। और याद रखिए भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री का नाम मोरारजी देसाई थे और वे जनता पार्टी से थे, ठीक है। और कब के इलेक्शन का बात करें तो दोस्तों 1977 के इलेक्शन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। देख सकते हैं क्या है क्वेश्चन दोस्तों कि चिपको आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था। ये एक टाइप का पर्यावरण आंदोलन था दोस्तों, याद रखिएगा। और आप लोग क्लास 10 में भी इसके बारे में जरूर पढ़े होंगे। फ्रॉम विच स्टेट वाज द चिपको मूवमेंट स्टार्टेड, ठीक है। किस स्टेट से ये चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, शुरू हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। तो आप सभी को पता होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, उत्तराखंड, ठीक है। याद रखिएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर, उत्तराखंड स्टेट से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। देख सकते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 18 क्या है क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, हु गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान। याद रखिएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, श्री लाल बहादुर शास्त्री ने, ठीक है। जय जवान जय किसान भारत का एक प्रसिद्ध नारा है, एक फेमस स्लोगन है दोस्तों। यह नारा सबसे पहले 1965, याद रखिए कब दोस्तों, 1965 में, ठीक है, भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था और इसे भारत का राष्ट्रीय नारा, याद रखिएगा, नेशनल स्लोगन के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, और जो जवान एवं किसान दोनों का परिश्रम को दर्शाता है। याद रखिएगा 1965 का जो दौर था दोस्तों, ये भारत के लिए बहुत ही संकट भरा दौर था, क्योंकि 1962 में, याद रखिएगा 1965 तो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, लेकिन 1962 में भारत का चीन के साथ युद्ध हुआ था। याद रखिएगा 1962 में किसके साथ हुआ था भारत का युद्ध, चीन के साथ। और इस युद्ध की वजह से दोस्तों भारत का आर्थिक स्थिति चरमरा गया था, बहुत ही खराब हो चुका था। इसलिए देश के जवान और किसान दोनों का मनोबल बढ़ाने के लाल बहादुर शास्त्री ने यह नारा दिया था। याद रखिएगा देश के जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए भी और साथ ही साथ याद रखिएगा भारत के किसानों का मनोबल बढ़ाने के लिए भी ये नारा दिया गया था, क्योंकि किसान जो होते दोस्तों भारत का रीढ़ का हड्डी है दोस्तों, ठीक है। ये लोग जब तक अनाज नहीं उपजाएंगे तो भारत का स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। इसलिए जवान तो भारत देश की बॉर्डर पे रक्षा करते ही है, साथ ही साथ किसान हम लोग देशवासियों का भी रक्षा करते हैं, ठीक है। यानी किसान अगर नहीं रहेंगे दोस्तों तो हम लोग को अन्न नहीं मिलेगा, इन्हें अन्नदाता के नाम से जाना जाता है। इसलिए सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री खुद भी अपने खाली जमीन पर परिश्रम करके खेती किए थे उस टाइम, और यह नारा दिया गया था 1965 भारत पाक युद्ध के समय कि जय जवान जय किसान। यहां के जवान को भी जय और किसान को भी जय, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। 1953 में, याद रखिएगा 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य किस भाषा के आधार पर बनाया गया था। याद रखिएगा ऑन द बेसिस ऑफ विच लैंग्वेज वाज द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश क्रिएटेड इन 1953। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, तेलुगु। याद रखिएगा तेलुगु लैंग्वेज के आधार पर आंध्र प्रदेश का 1953 में गठन किया गया था, ठीक है। और साथ ही साथ याद रखिएगा ये जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम है दोस्तों 1956 को लागू होता है, ठीक है। 1953 में आता है लेकिन 1956 में ये लागू हो जाता है, याद रखिएगा। इंग्लिश में अगर बोले तो दोस्तों स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है। क्या बोले, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लागू होते ही याद रखिएगा इंडिया में 14 स्टेट्स, कितने दोस्तों, 14 स्टेट्स और 6 यूटीज यानी यूनियन टेरिटरीज, याद रखिएगा 14 राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने इस एक्ट के थ्रू, याद रखिएगा, ठीक है। 1956 जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होता है दोस्तों, इसके तहत 14 स्टेट्स यानी 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश यानी 6 यूटीज का निर्माण होता है। अब आप लोग कमेंट में बताइएगा कि भारत में अभी वर्तमान में कितने स्टेट्स है यानी कितने राज्य है और कितने यूटीज है यानी कितने केंद्र शासित प्रदेश अभी वर्तमान में है, ठीक है। भारत में कितने स्टेट्स है, कितने राज्य है और कितने केंद्र शासित प्रदेश अभी है
वर्तमान में, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। हम 1956 में आप लोगों को बता दिए कि 1956 के समय 14 स्टेट्स बना था और 6 यूटीज बना था, यानी 6 केंद्र शासित प्रदेश बना था। लेकिन अभी 2023 में रिसेंट में कितने स्टेट्स है भारत में और कितने यूटीज आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। गरीबी हटाओ का नारा, ठीक है, क्या है क्वेश्चन, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? हु गैव द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, इंदिरा गांधी। किन्होंने दोस्तों, सारे ऑप्शन में देखिए गांधी ही है। पहला ऑप्शन देख सकते हैं राजीव गांधी, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी राहुल गांधी, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, याद रखिएगा इंदिरा गांधी, ठीक है। गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा 1971 में, कब दोस्तों, 1971 में, याद रखिएगा आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने दिया था, गरीबी हटाओ देश बचाओ, ठीक है। और इस नारे की वजह से कांग्रेस पार्टी को भारी जीत मिली थी। याद रखिएगा 1971 का इलेक्शन में कांग्रेस को भारी जीत मिली थी इसी नारे की वजह से, गरीबी हटाओ देश बचाओ, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों आज का यह वीडियो पॉलिटिकल साइंस का टॉप 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस विथ सॉल्यूशन एंड विथ फुल एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ में आया, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से कभी भी आपको डायरेक्ट आंसर्स नहीं रटाए जाते हैं, आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करवाया जाता है और आपको समझाया जाता है। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव या हेल्पफुल लगी तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।